नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जोसेफ कॉनरेड्स की हार्ट ऑफ डार्कनेस को डिस्कस करेंगे। ये एक लिटरेचर का ऐसा मॉन्यूमेंट है जो आज भी उतना ही पावरफुल और कंट्रोवर्शियल है जितना कि 100 साल पहले था। तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यानी आपके लिए इसको समझने के लिए पहले हम ऑथर को देखेंगे, फिर नॉवल के कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इसके प्लॉट की समरी देखेंगे एकदम डिटेल में, और आखिर में क्रिटिकल एनालिसिस भी देखेंगे जिससे आपके आंसर्स में लग जाएंगे चार चांद। तो ये हार्ट ऑफ डार्कनेस लिखी किसने थी? इनका नाम था जोसेफ कॉनरेड, लेकिन ये उनका असली नाम नहीं था। ही वॉज बॉर्न इन पोलैंड एज जोसेफ टियोडर कॉनरेड, और आगे भी बहुत लंबा चौड़ा नाम था, अजीब सा मतलब लैंग्वेज में, तो मैं उसको प्रोनाउंस तो नहीं कर पा रहा हूँ। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर ही आपको दिख जाएगा। उनका बचपन काफी मुश्किल था। उनके फादर एक पॉलिश नेशनलिस्ट थे जिनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज की वजह से उन्हें रशिया में से एग्जाइल यानी कि देश निकाला दे दिया गया था। उसी कठिन एग्जाइल में कॉनरेड ने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया और 12 साल की उम्र में वो अनाथ हो गए। इस अर्ली लाइफ ट्रेजेडी और डिस्प्लेसमेंट ने उनके मन में एम्पायर्स और बड़ी बड़ी आइडियोलॉजीज के लिए हमेशा के लिए एक अविश्वास पैदा कर दिया। लैंडलॉक्ड पोलैंड से निकलने के लिए उन्होंने समुंदर को चुना और लगभग 20 साल तक एक सेलर की लाइफ बिताई। यही समुद्री सफर उनके राइटिंग्स का रॉ मटेरियल भी बन गया। एक पॉलिश आदमी होते हुए ब्रिटिश और फ्रेंच शिप्स पे काम करने की वजह से उन्हें एक यूनिक पर्सपेक्टिव मिला। वो यूरोपियन सिस्टम के अंदर भी थे और बाहर भी, जिससे वो कॉलोनियलिज्म को एक क्रिटिकल नजर से देख पाते थे। और फिर आया साल 1890। उनका बचपन का एक सपना था। मैप पर अफ्रीका के एक ब्लैंक स्पेस पर उंगली रखकर उन्होंने कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं वहां जाऊंगा। इस सपने को पूरा करने के लिए 32 साल की उम्र में उन्होंने एक बेल्जियन ट्रेडिंग कंपनी में रिवर बोट कैप्टन की जॉब ली। ये कंपनी कॉन्गो फ्री स्टेट में ऑपरेट करती थी। लेकिन ये सपना एक भयानक सच्चाई में बदल गया। उनका सफर एक अनुभव कम और ऑर्डील ज्यादा था। उन्हें पता चला कि उनकी स्टीमर 200 मील दूर है और उन्हें वहां पैदल जाना पड़ा। इस जर्नी ने उन्हें कॉलोनियल प्रोजेक्ट की असलियत दिखा दी, जैसे कि इनएफिशिएंसी, बीमारी और लोकल लोगों पर हो रहा सिस्टमैटिक जुल्म। कॉन्गो में बिताए 6 महीनों ने उन्हें फिजिकली और मेंटली तोड़ कर रख दिया। उन्हें ऐसी बीमारियां लगी जिन्होंने उनका पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ा। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें समुंदर से रिटायर होने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस पर्सनल कैटेस्ट्रॉफ ने उनके अंदर एक राइटर को जन्म दिया। कॉनरेड ने खुद कहा था कि हार्ट ऑफ डार्कनेस एक्सपीरियंस पुश्ड अ लिटिल एंड ओनली अ लिटिल बियॉन्ड द एक्चुअल फैक्ट्स ऑफ द केस है। यानी कि उनकी ये अपनी ही जर्नी का एक फिक्शनलाइज्ड रूप है। इस बुक को समझने के लिए उस दौर को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए। लेट 19th सेंचुरी में यूरोप में स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका चल रहा था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण यूरोपियन पावर्स को रॉ मटेरियल्स जैसे रबड़, आइवरी, डायमंड्स और नए मार्केट्स की जरूरत थी। अफ्रीका एक सोने की चिड़िया जैसा था उस टाइम पर। इस स्क्रैम्बल को फॉर्मलाइज भी किया गया 1884-85 की बर्लिन कॉन्फ्रेंस में, जहां यूरोपियन पावर्स ने बिना किसी अफ्रीकन रिप्रेजेंटेटिव के पूरे अफ्रीका को आपस में बांट लिया। और इस सब को जस्टिफाई कैसे किया गया? एक खूबसूरत झूठ से, जिसे कहते हैं सिविलाइजिंग मिशन या व्हाइट मैन्स बर्डन। इसका मतलब ये था कि सुपीरियर यूरोपियन सिविलाइजेशन की ये मॉरल ड्यूटी है कि वो अफ्रीका के सैवेज लोगों तक प्रोग्रेस और क्रिश्चियनिटी पहुंचाएं। लेकिन ये सिर्फ एक पर्दा था जिसके पीछे ब्रूटल इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन छुपी हुई थी। इस क्रैम्बल के सेंटर में था बेल्जियम का किंग लियोपोल्ड टू। उसने यूरोपियन पॉलिटिक्स को इतनी चालाकी से मैनिपुलेट किया कि कॉन्गो रिवर का विशाल एरिया बेल्जियम की कॉलोनी नहीं बल्कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन गया, द कॉन्गो फ्री स्टेट। इसका मतलब था कि वो किसी भी गवर्नमेंट के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। पब्लिकली लियोपोल्ड एक ह्यूमैनिटेरियन हीरो बना हुआ था, लेकिन असलियत में उसका एक ही मकसद था, पैसा कमाना। जब 1890s में रबर का बूम आया तो उसने आमदनी बढ़ाने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसे कहते हैं हम रेड रबर सिस्टम। ये सिस्टम बहुत ही ब्रूटल था। गांव वालों को रबर कलेक्ट करने के लिए इम्पॉसिबल कोटाज दिए जाते थे, जैसे कि आजकल आपको सेल्स टारगेट देखने को मिलते हैं। अगर कोटा पूरा ना हो तो लियोपोल्ड की प्राइवेट आर्मी गांव की औरतों और बच्चों को हॉस्टेज बना लेती थी और आदमियों को जंगल में रबर ढूंढने के लिए भेजा जाता था, ये जानते हुए कि अगर वो नाकामयाब रहे तो उनके परिवार को मार दिया जाएगा। सजा के तौर पर वो जो फोर्स थी लियोपोल्ड की, वो लोगों के हाथ काट देती थी। ये कोई सैवेजरी नहीं थी, बल्कि एक ग्रूसम अकाउंटिंग मेथड था कि खर्च की हुई हर गोली के बदले एक कटा हुआ हाथ दिखाना पड़ता था उन सोल्जर्स को।
ताकि ये साबित हो सके कि गोली वेस्ट नहीं हुई है। इस आतंकी शासन में अनुमान है कि लगभग 10 मिलियन कोंगोलीज लोग मारे गए थे, मर्डर, भूखमरी और बीमारी से। यही वो दुनिया थी जिसमें कॉनरेड ने कदम रखा था, और यही वो दुनिया थी जिसमें हार्ट ऑफ डार्कनेस की कहानी भी सेट है। तो चलिए अब आते हैं हमारी कहानी के ऊपर। कहानी शुरू होती है लंदन की थेम्स नदी पर खड़ी एक बोट से। शाम ढल रही है, बोट पर कुछ लोग हैं, जिसमें से एक है चार्ल्स मार्लो, एक अनुभवी सेलर। अंधेरा होते ही मार्लो अचानक से कहता है, और ये जगह यानी कि इंग्लैंड भी कभी धरती की अंधेरी जगहों में से एक थी। वो यूरोपियन कॉलोनियलिज्म की तुलना रोमन साम्राज्य से करता है, जब उन्होंने ब्रिटेन को गुलाम बनाया था। यहाँ से वो अपनी कॉन्गो की कहानी सुनाना शुरू करता है। मार्लो को एक बेल्जियन ट्रेडिंग कंपनी में जॉब मिलती है। वो कंपनी के हेडक्वार्टर्स जाता है, एक ऐसे यूरोपियन शहर में जिसे वो व्हाइटेड टॉम कहता है। एक सफेद मकबरा जो सुंदर है, पर लेकिन अंदर उसके लाशें और करप्शन भरा हुआ है। अफ्रीका के सफर पर वो एक फ्रेंच वॉरशिप को जंगल में बेवजह गोलीबारी से उड़ा देते हैं। कॉलोनियलिज्म की बेमतलबी का परफेक्ट एग्जाम्पल देता है यहाँ पे वो। अफ्रीका पहुंचकर आउटर स्टेशन पर उसका सामना सच्चाई से होता है। वो एक ग्रोव ऑफ डेथ देखता है, जहां कंपनी के एक्सप्लॉयटेटिव काम की से मर रहे अफ्रीकन मजदूर आखिरी सांस लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस मौत और तकलीफ के बीच वो कंपनी के चीफ अकाउंटेंट से मिलता है, जो एकदम साफ सुथरे सफेद कपड़ों में अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहा होता है। मार्लो फिर सेंट्रल स्टेशन जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी स्टीमर एक एक्सीडेंट में खराब हो गई है। उसे शक होता है कि स्टेशन के मैनेजर ने ये जानबूझकर करवाया ताकि कंपनी का सबसे सक्सेसफुल एजेंट मिस्टर कर्ट्स आगे ना बढ़ पाए। यहाँ मार्लो पहली बार कर्ट्स का नाम सुनता है, एक अजीब लेजेंडरी फिगर जो जंगल में बहुत अंदर इनर स्टेशन पर काम करता है। कर्ट्स का नाम मार्लो के लिए एक ऑब्सेशन बन जाता है। स्टीमर ठीक होने के बाद मार्लो मैनेजर और कुछ दूसरे एजेंट्स के साथ नदी के ऊपर की तरफ कर्ट्स के स्टेशन की ओर निकलते हैं। ये सफर 2 महीने का है। ये जर्नी सिर्फ फिजिकल नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल जर्नी भी है। मार्लो को लगता है जैसे वो वक्त में पीछे जा रहा है, एक प्री हिस्टोरिक अर्थ की तरफ। जंगल का सन्नाटा, दूर से आती ड्रम्स की आवाज एक अजीब सा माहौल बना देते हैं। कर्ट्स के स्टेशन के पास उनकी बोट पर तीरों से हमला होता है, और मार्लो का अफ्रीकन हेल्समैन यानी कि उनका बोट चलाने वाला एक भाले की वजह से मर जाता है। इनर स्टेशन पर उनका स्वागत एक अजीब रशियन ट्रेडर करता है, जिसे द हार्ली क्वीन भी कहते हैं। वो कर्ट्स का अंधभक्त है। उसकी बातों से पता चलता है कि कर्ट्स ने अपनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी और करिश्मा का इस्तेमाल करके खुद को लोकल ट्राइब्स के लिए भगवान बना लिया है, और उनके साथ मिलकर आइवरी के लिए वो हिंसक रेड्स करता है। कर्ट्स के मेथड्स का सबूत जल्द ही मिल जाता है। मार्लो दूरबीन से देखता है कि स्टेशन के चारों तरफ लगे डंडों पर सजावट के लिए गोल चीजें लटकी हुई हैं। वो असल में कटे हुए इंसानी सर थे। फिर कर्ट्स को स्ट्रेचर पर बाहर लाया जाता है, एक बेहद दुबला पतला स्केलेटन जैसा आदमी। उसको ले जाते वक्त जंगल से उसके नेटिव योद्धा निकल आते हैं, और एक शानदार दिखने वाली अफ्रीकन औरत भी, जो साफ तौर पर कर्ट्स की मिस्ट्रेस है। किनारे पर खड़े हो जाते हैं वो सारे लोग आकर। कर्ट्स कुछ कहता है और सब शांत हो जाते हैं। उसी रात कर्ट बोट से भागकर वापस अपने नेटिव कैंप की तरफ रेंगने लगता है। मार्लो से रोकता है और वापस आने के लिए मनाता है। वापसी का सफर शुरू होता है, लेकिन कर्ट्स की तबीयत बिगड़ने लगती है। मरने से पहले वो अपने पर्सनल पेपर्स मार्लो को सौंप देता है। इन्हीं पेपर्स में एक रिपोर्ट है, जो उसने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सप्रेशन ऑफ सैवेज कस्टम्स के लिए लिखी थी। इस रिपोर्ट के आखिर में हाथ से लिखा गया था, एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूट्स, मतलब सारे ब्रूट्स को खत्म कर दो। अपने आखिरी पलों में कर्ट्स को एक भयानक अनुभूति होती है, और वो कहता है द हॉरर। ये बहुत ज्यादा फेमस लिटरेरी वर्ड भी है, और इसको कई सारी पोएम्स में एज एन एपिग्राफ भी यूज किया गया है। और वो मर जाता है। इसके आसपास मार्लो भी बुरी तरीके से बीमार पड़ जाता है, लेकिन वो बच जाता है। यूरोप वापस आकर मार्लो को नॉर्मल जिंदगी खोखली लगने लगती है, एकदम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं उसके साथ। 1 साल बाद वो कर्ट्स की मंगेतर यानी कि फियांसे से मिलने जाता है। वो अभी भी कर्ट्स को एक महान इंसान मानती थी। जब वो मार्लो से कर्ट्स के आखिरी शब्द पूछती है, तो मार्लो द हॉरर की कड़वी सच्चाई नहीं बता पाता। वो झूठ बोल देता है कि उसके लास्ट वर्ड्स उसकी फियांसे के नाम था। मार्लो की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वापस थेम्स नदी के ऊपर जो फ्रेम नरेटर है हमारा मार्लो, वो देखता है कि थेम्स नदी अब एक इमेंस डार्कनेस के दिल में जाती हुई दिख रही है, और शाम का वहां पर माहौल है। तो इस कहानी का मतलब क्या है, लेट्स एनालाइज। क्रिटिक ऑफ इंपीरियलिज्म है ये कहानी। ये बुक इंपीरियलिज्म के ढोंग, उसकी हिपोक्रेसी पर एक जबरदस्त हमला है। सिविलाइजिंग मिशन का पर्दा फाश किया गया है इस बुक के अंदर।
कहा जाता है कि यूरोपियन लोग अफ्रीका को सिविलाइज करने के लिए आए थे, लेकिन असलियत में द व्हील्स स्क्रैम्बल फॉर लूट था ये। मतलब कि एक ऐसा स्क्रैम्बल जिसमें कि घिनौनी लूट की गई। कैरेक्टर्स जैसे चीफ अकाउंटेंट जो मौत के बीच अपनी शर्ट की सफेदी बनाए रखते हैं, इस हिपोक्रेसी का जीता जागता सबूत है। कर्ड्स इस हिपोक्रेसी का अल्टीमेट प्रोडक्ट है। वो सिविलाइज करने के आइडियल्स के साथ आता है, लेकिन बिना किसी रोक टोक की पावर को मिलने के बाद उसका असली रूप, उसकी डार्कनेस सामने आ जाती है। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन का थीम हमको इसमें देखने को मिलता है। नोवेला में पागलपन इंपीरियलिज्म का डायरेक्ट नतीजा दिखाया गया है। कॉन्रेड सजेस्ट करते हैं कि सिविलाइजेशन के रिस्ट्रेंट, कानून, समाज, पड़ोसियों की नजर ही हमारे अंदर के अंधेरे को काबू में रखती है। जब कर्ड्स जैसा आदमी जंगल में जाता है जहां उसे एब्सोल्यूट पावर मिल जाती है और कोई पूछने वाला नहीं होता, तो ये सारे रिस्ट्रेंट्स टूट जाते हैं। जंगल उसके अंदर के अंधेरे को बाहर निकाल देता है। उसका पागलपन एक मॉरल चॉइस है। इसलिए उसके आखिरी शब्द द हॉरर पागलपन नहीं, बल्कि एक पल की सच्चाई है। एक मोमेंट ऑफ टेरिबल क्लैरिटी, जहां वो अपने और पूरे कॉलोनियल सिस्टम के पाप को देख लेता है। नरेटिव स्टाइल, इसमें इम्पर्सनिज्म का यूज किया गया है। कॉनरेड का राइटिंग स्टाइल बहुत ज्यादा यूनिक है। इस राइटिंग स्टाइल का मतलब है कि वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं दिखाते, बल्कि एक कैरेक्टर के सब्जेक्टिव पर्सनल एक्सपीरियंस को कैप्चर करते हैं। इसमें एक टेक्निक यूज हुई है जिसे कहते हैं हम डिलेड डिकोडिंग। जैसे जब बोट पर हमला होता है तो मार्लो पहले सिर्फ छोटी छोटी लकड़ियां हवा में उड़ती हुई देखता है। बाद में उसे समझ आता है कि ये तीर है। इससे रीडर को भी वही कंफ्यूजन और शॉक फील होता है जो मार्लो को हो रहा है। पूरी कहानी धुंधली, हेजी है, क्योंकि ये मॉरल कंफ्यूजन को रिफ्लेक्ट करती है। सिंबोलिज्म इसमें हमको देखने को मिलता है, लाइट वर्सेस डार्कनेस। ये सिर्फ यूरोप वर्सेस अफ्रीका नहीं है। सफेदी, वाइटनेस अक्सर झूठी सुपरफिशियल सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, जैसे वाइटेड टॉम। जबकि अंधेरा, डार्कनेस, इंसान के अंदर की बुराई का पोटेंशियल, जो कॉन्गो में भी है और लंदन में भी है, उसको रिप्रेजेंट करती है। द रिवर, नदी का सफर सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि सब कॉन्शियसनेस यानी अवचेतन मन से उतरने जैसा है, वक्त में पीछे जाने जैसा। आइवरी, हाथी के दांत, ये लालच और करप्शन का सिंबल है इस नॉवल के अंदर। ये ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान अपनी इंसानियत खो देता है। कर्ड्स खुद आइवरी जैसा हो जाता है। उसकी स्किन, उसका सर, सब आइवरी जैसा डिस्क्राइब किया जाता है नॉवल के अंदर। द पोस्ट कॉलोनियल डिबेट और इसके कुछ क्रिटिकल एनालिसिस पे आते हैं। फेमस बहुत ज़्यादा इसका ये क्रिटिकल एनालिसिस है। 1975 में नाइजेरियन नॉवेलिस्ट चिनुआ अशेबे ने एक फेमस ऐसे लिखा था, एन इमेज ऑफ अफ्रीका, रेसिज्म इन कॉनरेड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस। अशेबे ने कॉनरेड को एक थॉरोइंग रेसिस्ट कहा था। उनका कहना था ये बुक अफ्रीका को सिर्फ यूरोप के अपोजिट, एक अदर वर्ल्ड की तरह दिखाती है, एक अंधेरी पिछड़ी हुई जगह जिसके सामने यूरोप बहुत ज्यादा महान लगे। कॉनरेड ने अफ्रीकन कैरेक्टर्स को इंसानियत से वंचित रखा। उसने उन्हें कोई भाषा नहीं दी, सिर्फ वो ग्रंट्स या अजीब आवाजें निकालते थे। उनकी कोई इंडिविजुअलिटी इस नॉवल के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती। ये बुक एक यूरोपियन आदमी के साइकोलॉजिकल ड्रामा के लिए पूरे कॉन्टिनेंट को सिर्फ एक बैकड्रॉप बना देती है। इसके जवाब में कॉनरेड के डिफेंडर्स भी आते हैं और कहते हैं कि ये बुक अपने टाइम के हिसाब से एक पावरफुल एंटी कॉलोनियल बुक में जो रेसिज्म है वो नरेटर मार्लो का है, कॉनरेड का नहीं। और ये उस कॉलोनियल माइंडसेट को क्रिटिसाइज करने के लिए दिखाया गया है। तो यार देखो, आपको तो इस डिबेट में पढ़ना नहीं है। आपको जैसे भी हार्ट ऑफ डार्कनेस अच्छी लग रही है, आप अपने आंसर में या फिर क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से उसको डिस्क्राइब कर सकते हो एज एन एंटी कॉलोनियल या फिर एज एन रेसिस्ट टेक्स्ट। तो दोस्तों, हार्ट ऑफ डार्कनेस आसान नहीं है। ये एक ऐसी किताब है जो आपसे कई सारे मुश्किल सवाल पूछती है। सिविलाइजेशन क्या है? जब सारे नियम हट जाते हैं तो इंसान क्या बन जाता है? और सबसे बड़ा अंधेरा बाहर जंगल में है या फिर इंसान के अपने दिल के अंदर? शिनुआ अशेबे के क्रिटिक ने इस बुक को पढ़ने का तरीका ही बदल दिया। अब हम इसे सिर्फ एक मॉडर्निस्ट मास्टरपीस की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की तरह भी देखते हैं जो कॉलोनियलिज्म की सोच की हदों को दिखाता है। अगर आपको ये डिटेल ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाएगा अपनी लिटरेचर से जुड़ी हर एक प्रॉब्लम का फुल प्रूफ सोल्यूशन। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।